जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये नई वीडियो जो है ये इंडिया के बारे में है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। इस वीडियो के अंदर हम साया रियासत रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है, और इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्या हैसियत है, क्या नोयत है, क्या उनकी पावर्स हैं। तो आज की ये वीडियो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो है वो शामिल की गई है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इंडिया को रिपब्लिक जो है कहा गया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। आई थिंक 1 अरब 25 करोड़ के लगभग वहाँ पे लोग रहते हैं। तो इस तबार से, आबादी के तबार से इस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा जो है वो इंडिया करता है, और ये किसी हद तक जो है वो दुरुस्त है। और इंडिया अपने जोग्राफी के अतबार से साउथ एशिया में वाक़या है। साउथ एशिया के अंदर और भी 8 मुल्क शामिल हैं। सार्क जो इनकी तंजीम है उसमें इंडिया भी शामिल है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में कहा जाता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 395 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसके आर्टिकल्स हैं 395, और इसके अलावा इसके अंदर 12 शेड्यूल्स जो है शामिल किए गए हैं, और इन 395 आर्टिकल्स को 22 अबवाब में या 22 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है। तो इस एतबार से, आर्टिकल के एतबार से इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े हैवी, सबसे बड़े बल्किएस्ट या सबसे लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे होता है। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है दैट इज़ पार्लियामेंट्री, फेडरल एंड डेमोक्रेटिक। तो इंडिया के अंदर जो है पार्लिमानी वफाकी जमहूरियत का निज़ाम जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है। सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया है। अडल्ट फ्रेंचाइज है इंडिया के अंदर, जो बालिग रह है, अडल्ट फ्रेंचाइज और अडल्ट सफरेज जो है वो उसका असूल पे अमल किया जाता है। जो उसके अदारे हैं जिसमें लोकसभा है या उसकी जो स्टेट्स जो हैं, इंडिया की जो सूबे हैं, उसकी जो असम्बलियाँ हैं, उनका इंतखाब जो है वो अडल्ट सफरेज की बुनियाद पर किया जाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को जो है वो बुनियाद बनाया गया है कि वहाँ की जो अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो वहाँ की जो हाई कोर्ट्स हैं, उनको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है उनको भी आइन का हिस्सा बनाया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो हैं ये रहनुमा असूल होते हैं, गाइडिंग्स प्रिंसिपल्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जो है वो आइन का हिस्सा बनाया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो मेन फीचर्स हैं वो यही हैं। इसके अलावा जो बात अहम है वो ये है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कमोपेश जो हैं वो इसी तरह की चीज़ें शामिल हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम है, पाकिस्तान भी एक फेडरेशन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है, अडल्ट सफराइज और इंडिपेंडेंट जुडिशरी और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल हैं। लेकिन जो मुनफरद चीज़ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है सेकुलरिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आई थिंक सबसे मुनफरद खसूसियत जो है, अगर उसको कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के साथ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है और उसमें सेकुलरिज्म को जो है वो बुनियाद बनाया गया है। तो गोया इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सेकुलर है, इसलिए वहाँ पे मज़हब जो है, किसी भी मज़हब को, रियासत के जो मामलात हैं उनके अंदर मज़हब को अहमियत हासिल नहीं है। और इंडिया जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, रूल्स एंड रेगुलेशन तय करते वक्त रियासत ना तो किसी मज़हब की सरपरस्ती करती है और ना किसी मज़हब से रहनुमाई लेती है।
इंडिया जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू अक्सरियत में हैं, ईसाई हैं और मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। और इस एतबार से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर होना जो है ये बहुत ज़रूरी था। और इंडिया की जो इनफरादियत है वो यकीनन जो है उसका सेकुलर सिस्टम जो है वो इंडिया को जो है इस हवाले से काफ़ी हद तक तक़वियत जो है वो पहुँचा रखा है। तो आइए देखते हैं, कुछ MCQs भी इसमें शामिल किए गए हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो जब 1947 में जो है हिंदुस्तान तकसीम हुआ, सब कॉन्टिनेंट को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकसीम कर दिया गया, तो उसके बाद जो दोनों जो नई रियासतें थीं पाकिस्तान और इंडिया जो है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अपने अपने मुल्क के अंदर एज ए अबूरी आइन जो है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे उसको नाफज किया था। और चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आर्जी तौर पे अबूरी तौर पे नाफज किया गया था, इसलिए दोनों रियासतों के अंदर जो गवर्नर जनरल का अहदा जो था वो कायम हुआ। तो इंडिया जो है उसने माउंट बैटन को अपना पहला गवर्नर जनरल जो था वो मुकर्रर किया, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। द नेक्स्ट MCQ इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, तो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसे नाफज किया गया था एक अबूरी आइन के तौर पे, तो इसीलिए इंडिया का जो पहला जो हेड ऑफ द स्टेट है डेट इज़ कॉल्ड गवर्नर जनरल। और फिर जब कुछ अर्सा बाद जो है ऑन 26 जनवरी 1950 जब इंडिया ने अपना पहला आइन नाफज कर लिया, तो फिर आइन के मुताबिक जो है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो सदर के पास चला गया। सदर का अहदा जो था उसके लिए रखा गया था, और फिर जो गवर्नर जनरल का अहदा जो था वो ख़त्म हो गया और सदर का अहदा जो था वो तख्लीक किया गया। तो असल जो आइन था इंडिया का, जो इंडिया ने अपने लिए तख्लीक किया 26 जनवरी 1950 को, तो उसके मुताबिक इंडिया के जो पहले सदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैं एक और अहम बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है गवर्नर जनरल का अहदा जो है वो 1947 से लेकर 1956 तक रहा, फ्राम 1947 टू 1956। जबकि इंडिया जो है उसने चूँकि अपने क़याम के फ़ौरन बाद जो है अपनी आज़ादी के फ़ौरन बाद जनवरी 1950 को अपना आइन बना लिया था, इसलिए वहाँ पे ये अहदा जो था वो ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट MCQ इज़ हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इंडिया के पहले वज़ीर आज़म बने, और माउंट बैटन जो थे वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं इंडिया के ना सिर्फ पहले वज़ीर आज़म बने, बल्कि एक तवील अरसा जो है वो इस ओहदे के ऊपर भी फायज रहे। द नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन जनवरी 26, 1950। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जनवरी 26 1950 को जो था वो नाफज हुआ था, और इसके साथ ही जो है इंडिया को जो है एक रिपब्लिक जो है वो करार दे दिया गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सेकुलर है, रिपब्लिक है, और वहाँ पे पार्लियामेंट्री फेडरल डेमोक्रेसी पाई जाती है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसको सेकुलर और रिपब्लिक का दर्जा दिया गया था। तो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को जब नाफज हुआ, तो 26 जनवरी को जो है इंडिया के अंदर जो है वो यौम जमहूरिया जो है वो उसको मनाया जाता है। हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है, इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो एक नेशनलिस्ट मुस्लिम थे। नेशनलिस्ट मुस्लिम से मुराद हिंदुस्तान के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वो लोग थे जिनको वैसे तो मज़हब के एतबार से वो मुसलमान थे, लेकिन वो वन नेशन थ्योरी के हामी थे, टू नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ थे, और वो
कांग्रेस के हामी थे या कांग्रेस के मेंबर्स थे या कांग्रेस का जो नुक्ता नज़र था या कांग्रेस का जो फलसफा था उसके वो सपोर्टर्स थे, तो उन्हें जो है वो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स का नाम जो था दिया गया था। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो एक नेशनलिस्ट मुस्लिम थे और उनकी बहुत सारी किताबें हैं, गुब्बारे खातर है उनकी बहुत मशहूर किताब है, और इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर या इंडियन मूवमेंट के ऊपर जो है उनकी बहुत मशहूर किताब जो है वो समझी जाती है। Who was the first Muslim president of India? The correct option is Dr. Zakir Hussain. Who was the first Muslim president of India? Dr. Zakir Hussain. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं he became the president of India on May 13, 1967 and he remained on this post May 3rd, 1969. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये इंडिया के पहले मुसलमान सदर हैं जो मई 13, 1967 से लेकर मई 1969 तक जो है वो इस उहदा सदारत पर फैज़ रहे और एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो फ्रेज सर अंजाम देते रहे। इंडिया चूँकि सेकुलर स्टेट है इसलिए इंडिया का कोई भी उहदा जो है वो किसी ख़ास मज़हब के लिए मखसूस नहीं किया गया। तो रियासत के तमाम जो आला ओहदे हैं वो रियासत के तमाम शहरियों के लिए यकसा जो है वो खुले हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी शख्स जो है वो उस अहम उहदे के ऊपर फायज हो सकता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान चूँकि एक नज़रियाती रियासत है और उसकी बुनियाद जो है एक नज़रिए पर रखी गई है और पाकिस्तान एक सेकुलर नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो दोनों अहम ओहदे जो हैं वो मुसलमानों के लिए मखसूस किए गए हैं। जबकि इंडिया के अंदर जो है कोई भी ओहदा जो है चाहे वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है या कोई अहम पोस्ट है, तो किसी भी रैंक का कोई भी ओहदा किसी ख़ास मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मखसूस नहीं किया गया। तो रियासत के तमाम शहरी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो रियासत के किसी भी अहम ओहदे तक जो है वो पहुंच सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है। द नेक्स्ट, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो सवाल ये है कि इंडिया के वो वाहद सदर जो अनअपोज्ड हो गए थे, बिला मुकाबला हो गए थे, यानी जब उन्होंने सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया तो उनके मुकाबले के ऊपर जो है कोई और उम्मीदवार जो था वो नहीं था। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड नीलम संजीवा। तो नीलम संजीवा जो हैं ही वाज द ओनली एंड वन प्रेसिडेंट हु इलेक्टेड अनअपोज्ड। ये जो नीलम संजीवा हैं ये 1977 को जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने और 1982 तक जो है वो इस ओहदे के ऊपर फायज रहे। द नेक्स्ट MCQ इज हु वाज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के पहले सिख सदर जो थे वो कौन थे। पहले वो सिख जो ओहदा सदारत तक जिन्होंने रसाई हासिल की तो वो कौन थे, ज्ञानी ज़ैल सिंह। ज्ञानी ज़ैल सिंह वाज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह जो हैं ये जुलाई 1982 को जो है वो इस ओहदे तक पहुँचे और जुलाई 1987 तक वो इस ओहदे के ऊपर फायज रहे। तो एक सिलसिला है जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो 5 होंगे। इंडियन प्रेसिडेंट जो है ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद जो है ये होता चेंज हो जाता है। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह जो हैं 1982 से लेकर 1987 तक जो है उन्हें बतौर सदर जो है वो फ़रज़ सर अंजाम दिए। हु वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दलित से मुराद जो हिंदुओं का जो निचला तबका है उन्हें उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। और हु वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, KR नारायण। ये एक मुश्किल सा तलफ़्फ़ुज़ है, आई थिंक यही बनता है KR
नारायण। तो के आर नारायण जो हैं, ही वॉज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो टर्म है ये उन लोगों के लिए बोली जाती है जो हिंदुइज्म जो है उसके अंदर जो निचले दर्जे के हिंदू हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो थे ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे फ्राम 1997 टू 2002 तक, 1997 से लेकर 2002 तक जो है ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। द नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो है एक खतून जो हैं वो भी ओहदा सदारत तक फैज़ हुई हैं, वो जो हैं प्रतिभा सिंह पटेल। तो ओहदा सदारत तक जो शख्सियात फैज़ हुई इंडिया के अंदर, एक ख़तून जो हैं वो भी इस अहम मुद्दे तक, हेड ऑफ़ द स्टेट जो इंतहाई अहम मुद्दा होता है उस तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई, और वो थी प्रतिभा सिंह पटेल। तो प्रतिभा सिंह पटेल जो हैं ये जुलाई 2007 में जो है, जुलाई 2007 में ये उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया, और फिर 2012 तक ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही। 2007 से लेकर 2012 तक ओहदा सदारत पर फैज़ रहने वाली प्रतिभा सिंह पटेल ये फर्स्ट खातून हैं जो इंडिया में ओहदा सदारत तक जिन्होंने रसाई हासिल की है। Who was the acting Prime Minister of India for 2 short terms? That is very interesting कि एक शख्स जो है वो 2 बार जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रहा, लेकिन उसको फुल फ्लैज और मुकम्मल बाख्तियार वज़ीर आज़म का मौका नहीं मिला। तो हुआ ये कि ये जो इंडिया के जो पहले वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू, जब इनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद जो है गुलज़री लाल नंदा ये उनके एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। और इसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भी जो हैं वो थोड़ा सा बाद जो है 1966 को जो है उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, और फिर दोबारा जो है गुलज़री लाल नंदा जो हैं ये दोबारा इंडिया के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इस तौर से उनको थोड़े से वक्फे के दौरान जो है, थोड़ी सी मुद्दत के दौरान जो है 2 बार एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला। तो गुलज़री लाल was the acting prime minister of India for twice short terms। पहली दफ़ा जवाहरलाल नेहरू की जो डेथ हुई उसके बाद ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के दूसरे वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, और लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी चूँकि थोड़ा अर्सा बाद हो गई थी 1966 में, तो फिर ये एक्टिंग जो थे प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इस तरह उनको 2 बार जो है एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये 1964 से लेकर 1966 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और इनकी जो डेथ है डेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग के इस हवाले से कि जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग लड़ी गई, और उस जंग के अख्ताम के ऊपर जो है रशिया जो है उसने ऑफ़र की कि दोनों मुल्कों को कि आप हमारे पास आएँ और आपके जो तनाज़ात हैं, जो आपके अंदर तसादम की कैफियत है और जो कन्फ्लिक्ट और वार जो है वो ख़त्म हो रही है, तो उसके ऊपर आपका जो कोई डायलॉग करवाते हैं, कोई एग्रीमेंट करवाते हैं ताकि इस तरह की कशीदगी से जो है मुस्तक़बिल के अंदर बचा जा सके। तो फिर रशिया के अंदर जो है USSR में ताशकंद के अंदर जो है ये दोनों मुल्क पाकिस्तान और इंडिया जो है वहाँ पे गए, और वहाँ पे इनके दरमियान जो है ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। और ताशकंद एग्रीमेंट जब हुआ तो उसके बाद जो है उसी वहीं पे जो है जब उन्होंने साइन किए लाल बहादुर शास्त्री ने, तो वहीं पे इनकी जो थे डेथ हो गई थी, यानी इंडिया वापस नहीं आए थे, और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं इनका इंतकाल जो था वो वहाँ पे हो गया।
तो इस तरह उनका जो दौर हुकूमत है वो एक मुखसर मुद्दत के बाद जो था वो ख़त्म हुआ। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन नेशन? द आंसर इज़ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ इंडियन नेशन या फादर ऑफ इंडिया, दोनों टर्म इस्तेमाल की जाती हैं। फादर ऑफ इंडिया भी महात्मा गांधी को कहा जाता है और महात्मा गांधी जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन नेशन भी कहलाते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन नेशन जो है ही इज़ महात्मा गांधी। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? There are 395 articles divided in 22 parts and 12 schedules. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे दुनिया का सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डेट्स वेरी हैवी और लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स इसके अंदर रखे गए हैं और उनको 22 पार्ट्स के अंदर जो है उनको तकसीम किया गया है और इसके अलावा उसमें 12 शेड्यूल्स जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। तो इस एतबार से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसीडर्ड एज द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर किसी भी दूसरे मुल्क का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इतनी ज़्यादा तफसीलात शामिल नहीं की गई जितनी तफसीलात जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है शामिल की गई हैं। इसके अलावा फिर इसमें बहुत सारी तरामी भी हुई हैं। बहरहाल जो है वो इस आइन की ख़ास बात ये है, जो मैंने इसको स्टडी किया और जो हम देखते रहते हैं चीज़ों को, तो ख़ास बात ये है कि जब से नाफुज हुआ है ये इंडियन जो स्टेट है उसके जो भी मामलात हैं, जो भी उसके मसाइल हैं और जो भी सिस्टम है उसको बड़े अच्छे तरीके से चलाने में कामयाब हुआ है। और इंडिया के अंदर कभी इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं की गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये चूँकि फ़ेल हो रहा है या इसका कोई मुतबादल होना चाहिए या कोई नया निज़ाम होना चाहिए। तो इस हवाले से ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव है और जो जो नए दौर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी बड़ी आसानी के साथ जो है ये पूरा कर रखा है। तो बहरहाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 1950 से जो है ये नाफुज़ुल अमल है, जबकि इस दौरान पाकिस्तान जो है उसने 3 कॉन्स्टिट्यूशन का तजर्बा किया है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1962 एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1973। तो पाकिस्तान ने जो है वो 3 कॉन्स्टिट्यूशन का तजर्बा किया है और इंडिया जो है उसने अपना जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है और उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या इनके अंदर जो भी खसूसियात होनी चाहिए वो सब शामिल की गई हैं। तो बल्किएस्ट होना या बहुत हैवी होना या बहुत ज़्यादा आर्टिकल शामिल कर लेना ये एक फीचर है, ये एक करेक्टरिस्टिक है इसका, है ये इसकी खूबी है। लेकिन असल बात ये है, असल बात दिखने वाली ये है, क्या ये आइन इंडियन कौम की ज़रूरियात को, उनकी ख्वाहिशात को और उनके जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको समझने में, उनको चलाने में कामयाब हुआ है या नहीं हुआ? तो यकीनन जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर इतनी सलाहियत पाई जाती है कि ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने में बहुत कामयाब रहा है। यही वजह है कि एक तवील अरसा गुजरने के बाद जो है ये आइन जो है आज भी नाफुज़ुल अमल है और इसको तब्दील करने की ज़रूरत जो है कभी महसूस नहीं हुई। इसका क्रेडिट जो है वो उन लोगों को भी जाता है जिन लोगों ने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये तश्कील किया, इसका जो टेक्स्ट है वो तैयार किया और इसके अंदर ऐसी चीज़ें शामिल की जो हर दौर के लोगों की ज़रूरियात को और हर दौर के लोगों के मसाइल को हल करने की सलाहियत जो है वो रखता है। हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इंडिया जो है उसमें जितने भी अब तक वज़ीर आज़म आए हैं उसमें से हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो हैं ये इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। आई थिंक कि 40 साल की उम्र में जो है, 40 साल की उम्र में ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बन गए थे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इनका मर्डर हो गया। इस तरह इंदिरा गांधी जो हैं इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका भी मर्डर हुआ और फिर राजीव गांधी जो हैं इनका भी मर्डर हो गया था। तो ये इनसे फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। अगर कोई इस उम्र के अंदर जो है इतना अहम ओहदा हासिल कर लेता है तो यकीनन जो है
आने वाले वक्त में वो स्टेट के लिए बहुत मुफीद हो सकता है। लेकिन बहरहाल राजीव गांधी जो हैं वो जो है वो सही ज़्यादा अरसा जो है वो स्टेट को सर्व ना कर सके। हु वाज द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अभी तो आपने सुना कि सबसे जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी। और हु वाज द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो हैं ही वाज द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सबसे बुजुर्ग जो हैं ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन है। टोटल मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज 389 सीट्स। यानी हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ तो उसके बाद जो इंडिया की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके अरकान की तादाद जो थी वो 389 थी। जबकि पाकिस्तान जो है उसमें जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके अरकान की तादाद जो थी वो डेट वाज 69। तो ये बहुत फ़र्क है। इंडियन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 389 और पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इट वाज कंप्राइज्ड ऑन ओनली 69। और बाद में जो है इसके 10 अरकान में इजाफा किया गया था और फिर इसकी तादाद जो थी पाकिस्तान की असेंबली की वो 79 हो गई थी। लेकिन बहरहाल इंडियन जो है इंडिया चूँकि बड़ी रियासत है उसकी आबादी बड़ी है, रकबा ज़्यादा है, सूबे उसमें बड़े थे। और ये जो 389 है इसकी तकसीम इस तरह थी कि 292 जो हैं सीट्स जो थी वो सूबों की थी, 93 फॉर प्रिंसली स्टेट्स और ओनली 4 फॉर दिल्ली। दिल्ली चूँकि हेड क्वार्टर है, इंडिया का कैपिटल है, तो 4 सीटें न्यू दिल्ली के लिए थी। 292 जो सूबों की नशिस्तें थीं जो मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी कर रहे थे और 93 फॉर प्रिंसली स्टेट्स शाही रियासतें, उनसे जो है वो 93 नुमाइंदे जो थे वो इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर शामिल हुए थे। हु फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी मैं ये बात कर रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और इंडियन लोगों के मिजाज, रवैयों और उनकी ख्वाहिशात, उनके जो मसाइल हैं उनके मुताबिक है। तो इसका क्रेडिट जो है डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर वाज द पर्सन हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं उन्होंने जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी तश्कील की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है एक 13 कमेटीज़ जो थी वो कैंप की गई थी और फिर जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो उन कमेटियों के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। तो 13 कमेटियों के ज़ुम्मे मुख्तलिफ काम लगाए गए और चेयरमैनशिप जो थी वो डॉक्टर अम्बेडकर के पास थी। जब इन 13 कमेटियों ने अपना अपना काम कर लिया जो इनके ज़ुम्मे था और फिर 7 अरकान पर मुश्तमिल एक और असम्बली जो कमेटी तैयार की गई और उसने इसका ड्राफ्ट जो था वो फाइनल किया था। तो इस तरह डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं, डॉक्टर अम्बेडकर भी एक अक़लीती रुकन थे जो हिंदुओं की जो लो कास्ट है उससे इनका तल्लुक़ था। और ये इंडिया के अंदर बड़े ये जब इंडियन मूवमेंट चल रही थी, मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, उसमें बड़े ये मुतहर्रिक थे और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी में जो है वो इन्होंने जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया और एक कामयाब कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर जो है इंडिया के सपुर्द किया। नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है दैट इज़ बाई कैमरल। और जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है चूँकि बाई कैमरल है तो उसका जो लोअर हाउस है दैट इज़ कॉल्ड लोकसभा एंड द अपर चैम्बर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड राज्यसभा। जो लोकसभा है जो कि लोअर हाउस है, लोअर चैम्बर है, वो 552 सीट्स के ऊपर मुश्तमिल है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसकी जो नशिस्तें थीं वो 552 मेंबर्स थीं और जो लोकसभा इज़ इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर्स। तो इसका इंतखाब जो है वो 5 साल के लिए किया जाता है।
जबकि राज्यसभा जो है इसकी नशिस्तों की तादाद 250 है, और उन 250 की तकसीम इस तरह की गई है कि 238 नशिस्तें जो हैं वो स्टेट्स की हैं, जबकि 12 नशिस्तें जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स की कह लें। जो प्रेसिडेंट है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर जो है, जिन लोगों ने इंडिया के लिए मुख्तलिफ़ खिदमात सर अंजाम दी हैं, तालीम के अंदर, सेहत के अंदर, साइंस के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, या ज़िंदगी के किसी भी शोबे के अंदर जो है, तो उनकी जो खिदमात हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं, जब उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है तो इंडियन प्रेसिडेंट जो हैं वो उस शख्स को जो है वो उसको राज्यसभा का नुमाइंदा जो है हम नामज़द कर देते हैं। मुझे याद है कि तेंदुलकर जो हैं इंडिया के बहुत मशहूर क्रिकेटर रहे हैं, तो उन्हें भी जो है राज्यसभा का मेंबर जो था वो बनाया गया था। तो जिन लोगों ने इंडिया के लिए खिदमात सर अंजाम दी, तो जब इंडियन गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज़ कर लेती है उनकी सर्विसेज को, तो उन्हें फिर वो उसी बेस के ऊपर जो है उसकी सर्विसेज के सिले में जो है उसको उसका रुकन बना दिया जाता है राज्यसभा का। तो 12 नशिस्तें जो हैं वो ऐसे लोगों के लिए मखसूस की गई हैं। तो टोटल नशिस्तें हैं 250। इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, ये इसलिए मैंने इसके ऊपर स्पेशल स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है उसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वही है जो कि पाकिस्तान का है या किसी भी मुल्क के अंदर होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जो फेडरेशन है या डेमोक्रेटिक है, जुडिशरी का सिस्टम है, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस जो है। तो ये एक जनरल सी बात होती है। जो मुनफरद चीज़ है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो मुझे मुनफरद नज़र आई है, वो इसका सेकुलर होना है। और इसका क्रेडिट भी देना चाहिए कि इंडिया जो है वो उसकी ये पहचान है, यानी इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी ये पहचान है। और इंडिया के अंदर कहा जाता है कि सेकुलरिज्म जितना मजबूत होगा, जितना मुस्तहकम होगा, और सेकुलरिज्म के जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको जितना ज़्यादा फॉलो किया जाएगा तो इंडिया जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत होगा। अगर इंडिया जो है वो सेकुलरिज्म से पीछे हट जाता है, सेकुलरिज्म को नज़रअंदाज कर देता है, तो इसके ये कहा जाता है तो इंडिया के लिए बहुत सारे जो मसाइल हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो इंडिया को मजबूत करने में, इंडिया के अंदर इत्तेहाद पैदा करने में, जो मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं, मुख्तलिफ़ मिनारिटीज़ वहाँ पे रहती हैं, तो वो मिनारिटीज़ जो हैं, मैंने वहाँ पे भी ये भी देखा कि इंडिया के अंदर जो मिनारिटीज़ हैं वो मुतालबा कर रही होती हैं कि सेकुलरिज्म को फ़रोग दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, और उसको जो है मजबूत किया जाए। तो गोया इंडियन लोग समझते हैं, इंडिया की मिनारिटी समझती हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो ही उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। तो ये इंडिया का एक मुनफरद निज़ाम है, और इसकी इनफरादियत है कि वहाँ पे सेकुलर है, और वहाँ पे इस सेकुलर से जो है वो किसी को किसी दूसरे ग्रोह से, यानी अक़लियतों को अक्सरियत से कोई ख़तरा नहीं है। अगर सेकुलर वहाँ पे मौजूद है तो इससे अक़लियतें भी अपने आप को महफूज जो है वो समझती हैं, और वहाँ पे जो हिंदू गलबा है या हिंदू अक्सरियत है उसको उससे बचने का जो वाह तरीका है, आई थिंक के वहाँ पे सेकुलरिज्म को फ़रोग़ देना है और उसको मजबूत करना है। जी, वीडियो का इख्तिताम होता है, और अल्लाह हाफिज़ के अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आई एम मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुँचती रहती हैं, और आज मैंने सोचा कि हमसाया रियासत इंडिया के बारे में जो है, जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमसायों के बारे में ख़ुसूसी तौर पे पता होना चाहिए, और अगर हमसाया इंडिया जैसा हो तो उसके बारे में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसके पॉलिटिकल सिस्टम को समझा जाए। और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, चूँकि हम पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, इसलिए हमारी ज़रूरत भी होती है कि दुनिया के निज़ामों को समझा जाए, और किस तरह जो है कौन से उनके पास ऐसे असूल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पर अमल करके दुनिया जो है तरक्की कर रही है। तो अगर हम मुख्तलिफ़ मुल्कों के दसातीर को पढ़ते हैं और उनका तज्ज़िया करते हैं तो यकीनन उससे हमें भी थोड़ी सी रहनुमाई मिलती है कि हम अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ क्लिप्स भी डाउनलोड किए, आप भी इनको देखते जाइएगा।
ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं, प्रतिभा सिंह, जो 2007 से 2012 तक जो है ये इंडिया की प्रेसिडेंट रही हैं। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसकी जो टेन्योर है वो है 26 जनवरी 1950 टू 13 मई 1962। और ये ज्ञानी जैल सिंह हैं, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे सिख कम्युनिटी जो है, ये बड़े दिलचस्प बात है और अच्छी बात है कि वहाँ पे तमाम जो अक़लीतें हैं या तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप हैं, वो इस अहम ओहदे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है उसके ऊपर जो है वो आई थिंक कोई भी आज तक मुसलमान जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। तो शायद इसलिए कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, सदर का जो होता है वो नॉमिनल है, रस्मी और बरनाम होता है, और जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं वो इंडिया के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। तो इसलिए चूँकि वो इंतहाई अहम होता है, तो ये जो रस्मी और बरनाम होता है ये तो सिखों के हवाले भी किया जाता है, और जो मुसलमानों के हवाले 4 मुसलमान जो हैं वो अब तक इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये अहम ओहदा जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट का जो ओहदा जो रस्मी और बरनाम होता है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है वहाँ पे जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। तो वहाँ पे जो है आज तक किसी मुसलमान को ये ओहदा जो है नहीं मिला। अलबत्ता मनमोहन सिंह जो हैं जो सिख थे, उन्हें ये अहम ओहदा जो था वो हासिल हुआ था। तो वो लोग जो मुसलमान थे और वो प्रेसिडेंट बने, उसमें ज़ाकिर हुसैन का नाम है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं, और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। तो ये इंडिया के मुस्लिम सदूर के नाम भी मैंने आपको तक पहुँचा दिए हैं। ये डॉक्टर द फर्स्ट साइंटिस्ट हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो साइंटिस्ट थे। एक बात बड़ी अच्छी नज़र आई है कि इसमें बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं जो PhD डॉक्टर हैं और जो MBBS डॉक्टर भी हो सकते हैं। आई थिंक मुझे इसमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो इस ओहदे तक उन्होंने रसाई हासिल की, तो एक बात है कि वो बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उन्होंने इस ओहदे तक जो है वो पहुँचाए हैं। सिर्फ सियासी बुनियादों को नहीं देखा, उसमें उनकी जो है वो कैटेगरी को भी देखा है। तो इस वीडियो का अख्ताम होता है, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर जो है वो आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।